नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस इन द कूलम्ब एनर्जी बिटवीन द मिरर न्यूक्लियाई क्रोमियम 2449 एंड दिस इज 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन किसका है? मिरर न्यूक्लियाई का। एज्यूमिंग दैट द न्यूक्लियाई हैव अ स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इस स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल अप्रोक्सीमेटली, अच्छा इसकी वैल्यू दे रखी इतनी है, द रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियस इज, तो इसका क्या है ना कि मिरर न्यूक्लियाई का जो कूलम्ब एनर्जी वाला फॉर्मूला था ना, उसी को करके इसको सॉल्व करना है। तो ये तो मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ, वापस इतना करूँगी तो इससे बेटर है मैं लिख देती हूँ। हमने क्वेश्चन क्या किया था, लेक्चर नंबर 3 था ना हमारा, जिसमें लिक्विड ड्रॉप मॉडल, सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला और बाइंडिंग एनर्जी कवर की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल उसका क्वेश्चन आते रहते, तो मैंने शायद 2-3 क्वेश्चन और नोट कर लिए होंगे, पर हम यहाँ पर कर चुके हैं। ड्यूरेशन भी नोट किया मैंने 26 मिनट वीडियो में, मतलब 26 मिनट के वहाँ पर ऑलमोस्ट ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द ग्राउंड स्टेट ऑफ लेड 12207 न्यूक्लियस हैज स्पिन पैरिटी दिस, ठीक है। वाइल द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की स्पिन पैरिटी इतनी है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड व्हेन द न्यूक्लियस मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट आर, ठीक है। तो वही हमको यहाँ पे कौन सा जो है वो ट्रांजिशन अलाउड होगा वो बताना है। तो स्टेट के अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं। देखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसकी यानी क्या है कि JP 5/2 माइनस, ठीक है, स्पिन पैरिटी दिस वाइल दिस, ठीक है। तो जो लोअर स्टेट है वो कौन सी इसकी 1/2 माइनस है, ये JP इसका है ना, ये यहाँ से यहाँ पर ट्रांजिशन कर रहा है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, L की वैल्यू निकालते हैं। L यानी मल्टीपोलरिटी। L क्या होता है, JI माइनस JF टू JI प्लस JF, मल्टीपोलरिटी ये हो जाती है। तो इसमें हम देखते हैं तो 5/2 माइनस 1/2 टू 5/2 प्लस 1/2, 5/2 माइनस 1/2 टू 5/2 प्लस 1/2, कितना आ जाएगा इससे, ये इससे सॉल्व करेंगे तो 4/2 2 और इससे 3, यानी L की दो वैल्यूज़ पॉसिबल है, एक तो 2 एक 3। अब जब हमको ये पता पड़ गया है तो इसका मतलब क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं, E2 M2 E3 M3, ये 4 है। अब इनमें से अलाउड कौन से होंगे वो देखने के लिए हमको पैरिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यानी पैरिटी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। अब पैरिटी कंजर्वेशन क्या कहता है, PI इक्वल्स टू P गामा PF, P इनिशियल जो है वो नेगेटिव है तो -1, P गामा ये तो निकालना है, PF जो है वो भी माइनस से ऑड है, नेगेटिव है ना, तो -1। इसका मतलब यहाँ पर P गामा क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए, ठीक है। अब ये +1 होना चाहिए, तो देखिए जब इलेक्ट्रिक मल्टीपल की बात करते हैं ना इसकी, तो इस केस के अंदर पैरिटी कैसे दी जाती है, -1 टू द पावर L से। और जब मैग्नेटिक की बात करते हैं तो कैसे दी जाती है, -1 टू द पावर L प्लस 1 से, ठीक है। L की वैल्यू 2 है कि, तो -1 टू द पावर 2 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पर क्या नेगेटिव बनेगा। तो यानी E की वैल्यू तो L इक्वल 2 लिया है ना मैंने, यहाँ पे E की वैल्यू तो 2 वाली जो है वहाँ पर पैरिटी पॉजिटिव आएगी, इसकी पैरिटी पॉजिटिव है, यानी ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो E2 आंसर आ जाएगा। अब E2 इसी तरीके से जब हम 3 को ट्राई करेंगे तो E2 यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, M2 के लिए पैरिटी यहाँ से हम देखेंगे 2 + 1 यानी नेगेटिव चली जाएगी। फिर E3 के लिए L को 3 रखेंगे तो नेगेटिव, M3 के लिए क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर L प्लस 1 यानी -1 टू द पावर 3 + 1 4, तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही चाहिए, तो E2 और M3। तो अलाउड कौन से हुए, E2 और M3, ये दोनों हमारे आंसर आ गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 है द डोमिनेंट इंटरेक्शंस अंडरलाइंग द फॉलोइंग प्रोसेस। ये 3 प्रोसेस हमको दे रखे हैं, अब हमको बताना है कि किस में कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है। ओके, तो देखिए हमको इसमें चेक क्या करना है, सबसे पहले क्योंकि इसमें ऑप्शन में क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक है, यानी इन 3 में से चेक करना है। तो अब हमको वो तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं, यानी चार्ज, लेप्टॉन नंबर, बेरियन नंबर, इन सब की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कब चेक करते हैं, जब अलाउड और फॉरबिडन का केस हो। यहाँ पर अलाउड तो तीनों रिएक्शन है, यहाँ पर हमको इंटरेक्शन टाइप बताना है।
इंटरेक्शन टाइप के लिए देखिए मेन चीज़ आपको इन सब क्वेश्चन में क्या ध्यान में रखनी जो बता देती हूँ। देखो स्ट्रॉन्ग जो होता है ना उसमें हमको पता है कि I3 और स्ट्रेंजनेस तीनों क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करते हैं तो वहाँ पर I जो है वो नॉट कंजर्व होता है, तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की पहचान हो जाएगी। और जब वीक की बात करते हैं I नॉट कंजर्व होता है और I3 और S जो होते हैं ना वो यहाँ पर कंजर्व होते हैं। ठीक है, जब वीक की बात करते हैं हम तो यहाँ पर कुछ मतलब जो भी है ना कंजर्वेशन लॉस किसी का भी कंजर्व होना जरूरी नहीं है, तो जो डेल्टा एस निकालते हैं ना वो 1 ऐसा कुछ आ सकता है। ठीक है, तो देखिए 0 नहीं आएगा, ये कंजर्व नहीं रहेगा। स्ट्रेंथ जैसे निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले ए वाली रिएक्शन लेते हैं, के माइनस प्लस प्रोटोन गिव सिग्मा माइनस प्लस पाई प्लस। ठीक है, ये स्ट्रेंज होता है। के प्लस और के जीरो की स्ट्रेंजनेस होती है +1 और के माइनस और के जीरो बार की -1, तो स्ट्रेंजनेस इसकी -1 आ गई है। फिर बात करते हैं प्रोटोन की। प्रोटोन की स्ट्रेंज है नहीं तो स्ट्रेंजनेस 0। सिग्मा माइनस की स्ट्रेंजनेस कितनी होती है, तो इसकी भी -1 होती है और पाई प्लस की 0, तो स्ट्रेंजनेस एस जो है वो यहाँ पर कंजर्व्ड है। इसका मतलब कि ये किससे हो सकता है, वीक, और यहाँ पे बात करते हैं ना तो वीक से नहीं होगा, ये स्ट्रॉन्ग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से होगा। अब हम आई भी चेक कर लेते हैं, आई से स्पिन। ठीक है, तो के माइनस क्या है, इसके लिए हाफ हो जाएगी, ये भी डबलेट बनाता है, इसके लिए भी हाफ, तो हाफ और हाफ का कॉम्बिनेशन से 0 और 1 मिलेगा। अब इसके लिए क्या 1, क्योंकि क्या ट्रिपलेट बनाता है सिग्मा प्लस माइनस 0, पाई भी ट्रिपलेट बनाता है, तो 1, इनकी कॉम्बिनेशन 0 1 2, तो इनमें से इसका कुछ मैच करना चाहिए, तो ये मैच कर रहे हैं ना, इसका मतलब कि आई भी यहाँ पर कंजर्व है, तो एस भी कंजर्व्ड है, आई भी कंजर्व्ड है, यानी ये रिएक्शन किस टाइप की हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का हो जाएगा। तो ए वाली तो हम लिख देते हैं कि स्ट्रॉन्ग है। ओके, फिर देखिए बी में हमको पता है कि ये लेप्टॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेप्टॉन्स में भी देखिए दो बात होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन म्यून ये लेप्टॉन इन्वॉल्व होते हैं, तो उस केस के अंदर हम बोलते हैं कि लेप्टॉन्स क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फील नहीं करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगी, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी या फिर वीक होगी। और अगर इस रिएक्शन में न्यूट्रिनोज आ जाते हैं ना, तो न्यूट्रिनोज का आने का मतलब है कि फिर तो वो रिएक्शन वीक ही होगी, तो न्यूट्रिनोज तो है नहीं अभी इसके अंदर, केवल ये चीज़ें हैं कि लेप्टॉन्स है, तो स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगी, वीक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में से एक होगी। अब क्या होगी जो देख लेते हैं बी वाली रिएक्शन, इसमें हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक में से क्योंकि ऑप्शन चेक करना है, तो हम क्या करेंगे आई चेक करा लेते हैं। ठीक है, आइसोस्पिन लेप्टॉन्स के लिए डिफाइन होता है क्या, नहीं होता है, तो 0। अब ये क्या बनाते हैं, डबलेट बनाते हैं ना, तो कितना हो जाएगा ये, इसमें हमको क्या चेक करना था, वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में से चेक करना था ना, तो वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में किसका डिफरेंस आता है, स्ट्रेंजनेस का। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्ट्रेंजनेस चेक कर लेंगे। देखिए बहुत सारी रिएक्शन जो होती है ना उसमें किस तरह की चीज़ होती है, जैसे वीक में हमको पता है कि डेल्टा एस भी 0 नहीं होना चाहिए, डेल्टा आई भी 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन वो 0 नहीं होना चाहिए नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर वो 0 नहीं होगा तो भी रिएक्शन चलेगी, यानी पॉसिबल होगी वीक इंटरेक्शन से। अगर हो तो भी प्रॉब्लम नहीं हो, नहीं हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 4 प्रॉपर्टीज़ है वीक में, ठीक है, I3 S एंड सो, कोई भी चौथी प्रॉपर्टी। ठीक है, हमको बोल दिया कि ये चारों जो है ये कंजर्व नहीं रहे तो भी रिएक्शन होगी, तो अगर 2 कंजर्व हो रही 2 नहीं हो रही ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बोल देंगे कि वीक से नहीं होगी, क्योंकि हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं हो रही के लिए तो वो वैसे ही बोल रहा है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक में से बेस्ट क्या है कि हम लोग स्ट्रेंजनेस चेक कर लेते हैं। स्ट्रेंजनेस देखिए इनकी तो क्या हो गई 0, और ये दोनों क्या स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो इनकी स्ट्रेंजनेस कितनी होगी, के प्लस की तो 1 होती है, इसकी -1 होती है, तो नेट स्ट्रेंजनेस 0 आ गई है। और हमेशा देखना आप जब भी इस टाइप इक्वेशन आएगी ना, तो स्ट्रेंजनेस इसमें तो कंजर्व है, मतलब ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आ जाएगा। अब इसमें भी हमको क्या देखना है, वीक और स्ट्रॉन्ग में से ऑप्शन है। ठीक है, तो स्ट्रेंजनेस से चेक कर लेते हैं हम लोग, तो यहीं लिख देती हूँ ये सी, सिग्मा प्लस गिव्स प्रोटॉन प्लस पाई नोड। ठीक है, तो स्ट्रेंजनेस के लिए ये स्ट्रेंज है, स्ट्रेंजनेस इसकी कितनी होती है -1, ये दोनों स्ट्रेंज नहीं है, यानी डेल्टा एस जो है वो +-1 आ रहा है इसमें। ठीक है, तो इसलिए ये कौन सी होगी, फिर वीक हो जाएगी, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा।
तो बस ध्यान रखना, चीज़ों को अप्लाई करते जाना कि किस में क्या होता है, डिफरेंस वगैरह से, ठीक है। प्रैक्टिस अच्छी होगी तो इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। हम ये क्वेश्चन है द बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन है। इसमें बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला दे रखा है, जेड की वैल्यू निकालने मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, डेल बी बाई डेल जेड को जीरो कर लेते हैं, जेड के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करके उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं, फिर वहाँ से जेड की जो भी वैल्यू आ रही होती है वो हम निकाल लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूरा मैंने सॉल्व करा रखा है। कहाँ करा रखा है, लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर नंबर 3 में कहाँ पे, लगभग टाइम की बात करें तो 18 मिनट के अप्रोक्स ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व हो रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्पिन हाफ पार्टिकल ए अंडरगोज द डीके ए गिव्स बी प्लस सी प्लस डी where it is known that B and C are also spin half particles. The complete set of allowed values of spin of particle D. तो A जो है ना B प्लस सी प्लस डी दे रहा है, ये तो स्पिन हाफ है, B और C के लिए भी क्या बोल दिया कि स्पिन हाफ है, ठीक है। तो D जो है वो क्या हो सकता है, तो हाफ और हाफ को कंबाइन करें, क्योंकि जब स्पिन की बात आती है तो उसमें हम इस तरह का वेक्टर एडिशन टाइप का करते हैं। तो हाफ हाफ 0 1 आ जाएगा, 0 1 के साथ में आप देखिए हमको यहाँ पर हाफ चाहिए, तो अगर ये हाफ होता है तो हाफ 0 के साथ में मिलके हाफ देगा। अगर ये 3/2 होता है तो ये 1 के साथ में अगर ये 3/2 होता है तो क्या होगा, 3/2 -1 से ये हाफ देगा। तो इस तरीके से हमको ये कॉम्बिनेशन चेक करने के होते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ना केवल यही है जिसमें सारे सूटेबल है, क्योंकि इसमें एक हाफ है, हाफ जब 0 से मिलेगा तो हाफ बन ही जाएगा, हाफ जब 1 से मिलेगा तो क्या देगा 1/2 और 3/2, ये दो चीज़ें देगा तो 1/2 मैच कर जाएगा। लेकिन इसमें देखा तो 5/2 7/2 ये चीज़ें मैच नहीं कर रही, और इसमें केवल स्पिन के लिए पूछा गया है ना, तो इसलिए इनमें से कौन सा 1/2 वाला जो है वो प्रॉपर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए न्यूक्लियस एक्स ए जेड इज। तो क्या है कि सिमेट्रिसिटी वगैरह के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, और न्यूक्लियर के अंदर क्या होगा, डायपोल मोमेंट क्या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इन सब से बनता है, और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है। तो इन सब की जब हम कंसेप्ट लगाते हैं तो हम देखते हैं कि, और बाकी ध्यान पे रखने का है, थ्योरी में ज़्यादा उसकी कंसेप्ट थ्योरी में कवर हो चुके होते हैं ऑलरेडी। तो जो इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है ना किसी भी न्यूक्लियस का, वो हमेशा 0 होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये एक्चुअली क्वेश्चन जो है इसमें रेडियो एक्टिविटी और रिलेटिविटी दोनों के कंसेप्ट मिक्स्ड है। तो रिलेटिविटी अभी हमने की नहीं है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए टिपिकल रहे, तो ये क्वेश्चन मैं एंड में करवा दूंगी, मतलब इसी जो ये वीडियो चल रही है ना, तो सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को लास्ट में लेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेंथी भी आई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जितने, अकॉर्डिंग टू शेल मॉडल द टोटल एंगुलर मोमेंटम in units of h cross and parity of ground state 3Li7 nucleus। तो इस तरह के क्वेश्चन स्पिन पैरिटी के बहुत क्वेश्चन होते हैं, इजी होते हैं बहुत, नेट और गेट में हमको पता आते ही रहते हैं। Li3 7, वही प्रोटॉन कितने इसमें 3 जो कि ओड है, न्यूट्रॉन कितने 7 - 3 4 इवन है। तो किसके अकॉर्डिंग, ओड के अकॉर्डिंग आती तो इसके अकॉर्डिंग देखनी, SPPD 3 ही है यहाँ पे, तो S ऑफ P3/2, ये J ऊपर 2J+1 के अकॉर्डिंग भरनी आता है तो 2, और अब तो क्या, अब तो हमको एक ही बनना है, तो बचा हुआ एक इसमें चला जाएगा, तो P3/2 में, तो 3/2, और पैरिटी कितनी होगी इसकी, P पैरिटी कैसे दी जाती है -1/L, और P के लिए क्या होता है, L की वैल्यू 1 होती है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो 3/2 माइनस, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 3/2 विथ नेगेटिव पैरिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इन ए क्लासिकल मॉडल अ स्केलर स्पिन जीरो मेसोन कंसिस्ट ऑफ अ क्वार्क एंड एन एंटी क्वार्क बाउंड बाय अ पोटेंशियल दिस। तो एक क्वार्क है, एंटी क्वार्क है, इस पोटेंशियल से बाउंड है, ए और बी की हमको वैल्यूज दे रखी है। इफ द मासेस ऑफ द क्वार्क एंड एंटी क्वार्क आर नेग्लिजिबल, अगर इनके मासेस क्वार्क और एंटी क्वार्क के नेग्लिजिबल है तो द मास ऑफ मेसोन कैन बी एस्टिमेटेड अप्रोक्सीमेटली। तो मेसोन का मास जो है वो हमको कितना होगा वो बताना है इसमें। ओके, तो देखिए अब इसके अंदर क्या है कि ये जो पार्टिकल्स है वो जब इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे होंगे तो उस केस में उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो
मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशन हम लगाते हैं तो क्या होता है कि उसको डिफ्रेंशिएट करके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जीरो करना होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होगी तो डी वी बाई डी आर यानी जीरो होगा। तो देखिए वी आर कितना है हमारे पास में, ए आर प्लस बी बाय आर, ठीक है। अब पोटेंशियल डी वी बाई डी आर को हम जीरो करते हैं, इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, एट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, ठीक है। तो डी वी बाई डी आर को जीरो करा, दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ बी बाई ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बी की वैल्यू क्या है 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी डिवाइडेड बाय ए की 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी इनवर्स, तो ऊपर भेज देती हूँ फर्मी, तो 1 बाय अंडर रूट 2 और यहाँ से क्या बचेगा फर्मी। तो ये तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस आर की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। कैसे निकाली हमने, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, मिनिमम की कंडीशन से डी वी बाई डी आर जीरो। अब देखिए ये तो हो गया, उसके बाद में आता है कि एनर्जी और टाइम का जो अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल वाला रिलेशन होता है ना, उसको हम लोग यूज़ लेते हैं। तो देखिए डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी नियरली किसके बराबर होता है, एच क्रॉस के बराबर होता है। इसका मतलब हम डेल्टा ई और ये रिलेशन क्यों यूज में ले रहे हैं, क्योंकि हमको पता है ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर होता है। तो अगर हमको मास निकालना है तो हमको एनर्जी निकालनी पड़ेगी, और एनर्जी के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ में लेंगे, क्योंकि हमको क्या आर तो पता है और टाइम हम इससे निकाल सकते हैं, तो अनसर्टेनिटी वाला पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब डेल्टा ई क्या हो जाएगा, नियरली एच कट बाय डेल्टा टी, एच कट डिवाइडेड बाय, देखिए डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब एच क्रॉस सी की वैल्यू आप चाहे तो एच क्रॉस की वैल्यू रख के सी की वैल्यू लिख के भी निकाल सकते हैं, बाकी क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काम आती है तो एक तरीके से ध्यान ही रख लीजिए कि एच क्रॉस सी जो होता है ना वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे निकलेगा, एच क्रॉस की वैल्यू रखना, सी की वैल्यू रखना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना है, मेगा यानी 10⁻6 से भी डिवाइड करना, तो ये ऑलमोस्ट इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब डेल्टा आई क्या हो जाएगा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब डिवाइडेड में क्या आर है ना, तो उसके लिए क्या होगा, इसकी यूनिट में फर्मी भी आएगा, है ना, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी, ठीक है। पूरा सॉल्व करने के बाद में चेक कर लेना, यही आ जाएगा। और अब आर, ठीक है, आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली 1/√2 फर्मी, तो 1/√2 फर्मी, इससे ये कैंसिल, तो 200√2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या आ गई है एनर्जी आ गई है। अब डेल्टा ई क्या होता है, एनर्जी इज नियरली क्या इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, इसका मतलब मास क्या होगा डेल्टा ई बाय सी स्क्वायर, तो 200√2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, √2 की वैल्यू 1.414, मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व करोगे नियरली आ जाएगा 283 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, डी वी बाई डी आर जीरो, आर की वैल्यू निकाली 1/√2 फर्मी, अनसर्टेनिटी रिलेशन लगाया, टाइम को लिखा, फिर एच क्रॉस सी की वैल्यू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी, इसको पुट किया, डेल्टा ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर लगाया, मास निकल गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द 4 प्रोसेसेस, 4 यानी 4 हमको प्रोसेस दे रखे हैं, विच ऑफ द अबव इज और आर फॉरबिडन फॉर फ्री पार्टिकल्स, कौन से अलाउड होंगे कौन से फॉरबिड होंगे हमको देखना है, कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी। तो 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं जाते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाले चेक करते हैं, तो 4 चेक कर लेते हैं, इधर क्या है 1 0 1 0 चार्ज, ठीक है। लेप्टॉन नंबर चेक कर लेते हैं, ये क्या एंटी लेप्टॉन है -1, इसका +1 0, और इधर तो है नहीं तो 0, मैं थ्योरेटिकली बता रही हूँ ना, क्योंकि ये सब चीज़ें हम बहुत कर चुके हैं। बेरियन नंबर चेक करना है, प्रोटॉन भी बेरियन है, न्यूट्रॉन भी बेरियन है, ये दोनों तो लेप्टॉन है, तो बेरियन नंबर इसके अंदर कंजर्व है। तो जो बेसिक कंजर्वेशन थे तीनों वो हमने देख लिए। इसमें देखते हैं, इधर चार्ज 0 है, 1 1 2 0, तो यहाँ तो चार्ज ही कंजर्व नहीं है, तो यहाँ पर क्या है चार्ज नॉट कंजर्व, ये प्रॉब्लम आ गई है।
तो ये रिएक्शन तो हो ही नहीं सकती है। इसमें देखिए चार्ज 1 1 0 कंजर्व है। लेप्टॉन नंबर देखते हैं, तो ई ये जो पॉजिट्रॉन है इसके लिए एंटी लेप्टॉन है -1 और न्यूट्रिनो के लिए +1, तो 0 लेप्टॉन नंबर कंजर्व है, बेरियम नंबर भी कंजर्व है। इसके लिए देखते हैं, तो चार्ज 0 लेप्टॉन बेरियम सब कंजर्व है। तो इसलिए पहले तो हमने सारे जो बेसिक थे जो 3 थे ना वो चेक कर लिया। उसके बाद हमको इन्होंने बोला है कि फ्री पार्टिकल, जब फ्री पार्टिकल आता है तो स्पेशली वो किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन पे फोकस कर रहा है। ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। अब जब मैंने एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज बताए थे और जब एनर्जी का कंजर्वेशन बताया था, उसमें मैंने अच्छे से बताया था कि प्रोटॉन के लिए क्या केस होता है जब वो न्यूक्लियस के अंदर की बात करें या फिर वो जब फ्री की बात करें। जब वो इसमें क्या होता है कि प्रोटॉन का मास तो कम होता है और इनका जो मास होता है न्यूट्रॉन का अकेले का ही प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। प्रोटॉन का आई थिंक होता है 938.3 है ना, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² यूनिट, और न्यूट्रॉन का होता है 939.6। तो यही डिफरेंस आ गया। फिर पॉजिट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के बराबर यानी 0.51 एंड सो ऑन। इसका तो मास लेस ऑलमोस्ट मानते हैं हम, तो इतना हो जाता है। तो देखिए अब इतना जब इसका मास है, इसका मास इससे ज़्यादा हो, इसका मतलब रिएक्टेंट टूटा और हमको जो प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट का मास ज़्यादा हो सकता है क्या? वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। फ्री पार्टिकल में तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि ये रिएक्शन जो है वो भी अलाउड नहीं है। ये क्या, एनर्जी कंजर्वेशन को वायलेट कर रही है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों रिएक्शंस फॉरबिडन है और इनके अंदर तो हमको ऐसे कुछ प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए फ्री पार्टिकल बोला है, अगर ये बोलता है कि न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शन हो रही है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो है ना वहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल होती है। अब ये न्यूक्लियस के अंदर क्यों पॉसिबल होती है? तो देखिए वो प्रोटॉन जो होता है वो मूव कर रहा होता है, वो अपनी कुछ एनर्जी जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है मास में और फिर पार्टिकल्स। ये सारा हम जो वीडियो थी एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज की उसमें देख चुके हैं। तो अगर आपको पूरा डीपली पढ़ना है, तो अगर आपने नहीं देखी तो आप उस वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं। कंजर्वेशन लॉज में, एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज में, एनर्जी कंजर्वेशन में इसको पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन डीप इन इलास्टिक स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको स्कैटर किया जाता है प्रोटॉन के साथ। टू डिटरमाइन इफ अ प्रोटॉन हैज़ एनी इंटरनल स्ट्रक्चर, ये देखने के लिए कि क्या प्रोटॉन में इंटरनल स्ट्रक्चर है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर दिस मस्ट बी एटलीस्ट। अब जब हमको ये चीज़ करनी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम से कम कितनी होनी चाहिए, उस चीज़ का हमको पता लगाना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, पहले लिख लीजिए, टू फाइंड internal structure of proton, de Broglie wavelength associated with electron must be of the order of radius of proton। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्कैटरिंग हो रही है और प्रोटॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर हमको देखना है कि होता है या नहीं, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो टू फाइंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर निकालने के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन हम ला रहे हैं ना स्कैटरिंग के लिए, उसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है मस्ट बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के रेडियस के ऑर्डर की होनी चाहिए। ठीक है, यानी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा है ना, हम बोल देते हैं कि लगभग 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर की होनी चाहिए। अब एनर्जी इस पॉइंट से हमने क्या प्रोटॉन का यूज़ करके इसकी वेवलेंथ लिख दी है। अब अगर उसकी लैम्डा यानी वेवलेंथ इतनी होनी चाहिए, तो अगर हमको वेवलेंथ पता है तो हम एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, =hc/λ से निकाल सकते हैं। मेन पॉइंट इसमें यही था कि डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन मस्ट बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ प्रोटॉन, तो लैम्डा आ गया। फिर एनर्जी तो सिंपल =hc/λ 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू सी यानी 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय लैम्डा 10⁻15 मीटर इंटू, देखिए इसमें आंसर किस में दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, तो इसलिए मेरे को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, ई से, यानी 1.6 इंटू 10⁻19 से।
तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी ना पूरा, तो आंसर आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15। द रिएक्शन 1D2 यानी ड्यूटेरियम में 2 अल्फा पार्टिकल और पायोन मिल रहा है, कैन नॉट प्रोसीड विद स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से नहीं हो सकता है बिकॉज इट वायलेट्स द कंजर्वेशन ऑफ। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से नहीं हो सकता है, तो इनमें से कौन सा कंजर्वेशन इसमें वायलेट हो रहा है? तो हम देखते हैं, चलो चेक करते हुए जाते हैं। ड्यूट्रॉन प्लस ड्यूट्रॉन गिव्स अल्फा पार्टिकल प्लस पायोन। ओके, एंगुलर मोमेंटम, तो ड्यूट्रॉन की जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, जब एक्स्ट्रा पॉइंट वगैरह पढ़ाए थे हाइपर चार्ज वाली वीडियो में, ड्यूट्रॉन का ये सारा है। ठीक है, तो उसमें बताया था कि स्पिन पैरिटी की बात करें तो जब एंगुलर मोमेंटम हमको निकालना होता है तो हम उसमें कंजर्वेशन लगाना होता है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए हम स्पिन के थ्रू चेक करते हैं। ठीक है, स्पिन के थ्रू चेक करके पता लगाते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा या नहीं होगा। तो इसकी स्पिन 1, इसकी 1, कॉम्बिनेशन क्या 0 1 2, अल्फा पार्टिकल 2He4, तो इसके लिए क्या होगा, दोनों ही क्या है हमारे इवन है ना, ये तो मैजिक न्यूक्लियर बनता है। ठीक है, तो इसके लिए इवन है तो 0 पायोन। ठीक है, पायोन के लिए स्पिन कितनी होती है? तो देखिए नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं पैरिटी स्पिन में क्या लिखना है। तो पायोन एक मेजोन है, मेजोन की जो होती है वो स्पिन कितनी होती है 0 होती है। तो 0 0 यानी वही 0, तो 0 मैच कर गया, तो एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व है। स्पिन एक बार मैं नोट करा देती हूँ, यहीं मेजोन जो होते हैं उनकी स्पिन होती है 0, ओमेगा माइनस जो होता है उसकी स्पिन होती है 3/2, और ऑल मतलब जो मेजोन नहीं है ना, मेजोन भी नहीं है और ओमेगा माइनस भी नहीं है, इनके अलावा जो भी बच रहे हैं ना रिमेनिंग, उनकी होती है हाफ। स्पिन की बात कर रहे हैं ना, वो जो -10⁻²s+1 से निकलती है वो। तो मेजोन के लिए 0, ओमेगा माइनस के लिए 3/2, और ऑल अदर देन मेजोन्स, जो भी मेजोन्स और ओमेगा माइनस के अलावा बच रहा है उसके लिए हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व है। चार्ज की बात कर रहे हैं तो किसी पे भी चार्ज नहीं, चार्ज भी कंजर्व है। वैल्यू नंबर की बात कर रहे हैं तो वो भी सब में कंजर्व है। तो आइसोस्पिन की बात करते हैं हम, तो वापस देखिए रिएक्शन लिख देती हूँ। आइसोस्पिन की बात करें तो इसके लिए कितना होता है 0, इसके लिए 0, अल्फा पार्टिकल के लिए भी 0, जबकि पायोन्स जो है वो ट्रिपलेट बनाते हैं। ट्रिपलेट यानी पाई प्लस पाई माइनस पाई 0, इनके लिए आइसोस्पिन आई की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है 1 बनता है, तो वो तो यहाँ से मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आइसोस्पिन जो है उसका कंजर्वेशन वायलेट हो रहा है, और स्ट्रॉन्ग में आइसोस्पिन भी कंजर्व होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ प्रॉब्लम आ रही इस रिएक्शन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस अप्रोक्सीमेट the nuclear potential in shell model by a 3-dimensional isotropic harmonic oscillator. Since the lowest two energy levels have angular momentum L equals to 0 and L equals to 1 respectively, which of the following two nuclei have magic numbers of protons and neutrons? तो मैंने क्वेश्चन फास्ट इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये जो 3 लाइनें ना इनका तो मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू न्यूक्लियाई हैव मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो मैजिक नंबर्स क्या होते हैं 2, 8, 20, इस तरीके से है ना। तो देखिए इसके अंदर हम देखते हैं तो प्रोटॉन कितने 2, ऊपर कर देती हूँ, न्यूट्रॉन कितने 4 - 2 2, दोनों मैजिक है। ऑक्सीजन के लिए प्रोटॉन कितने 8, न्यूट्रॉन 16 - 8 यानी 8, तो वो भी क्या है मैजिक नंबर है। तो और इसमें देखें तो 1 आ गया तो नहीं होगा, इसमें 4 आ गया नहीं होगा, ये तो है, इसमें 4 आ गया नहीं होगा, फिर इसमें वापस ये तो है लेकिन ये नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन में बस ये बताना था कि कौन सा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अकॉर्डिंग मैजिक नंबर है, दोनों जिसमें हो है ना। तो जो फर्स्ट वाला इनमें इन दोनों में ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों ही मैजिक नंबर है। तो आज के वीडियो में इतना ही कराते हैं। वो जो क्वेश्चन नंबर 10th लीव हो रहा है ना वो हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो वो जो अभी ये पार्ट फर्स्ट मान लीजिए आप, फिर इसके बाद ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर सारे हो जाते तो लास्ट में करा दूंगी, अगर टाइम ज़्यादा लगता है पार्ट थर्ड भी आता है तो उसके लास्ट में। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।
कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। क्वेश्चन वगैरह पहले लिख के इकट्ठे करो, उसके बाद में फिजिक्स, कैरियर, इन सब से मैच करो कि किसके आंसर की में क्या है, फिर ओरिजिनल आंसर किसे मैच करो एंड सो ऑन। तो गाइस बस आप अच्छे से पढ़िए, आप लोग अच्छे से मेहनत करिए और सिलेक्शन लीजिए, अच्छी रैंक लाइए जेआरएफ में। ऑल दी बेस्ट। ओके, थैंक यू।